गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रिचा छाबड़ा, मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से आप डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को उसके साइज और लेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि जिस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसी तरह से सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, और क्लोनिंग वेक्टर भी उसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। बिना क्लोनिंग वेक्टर के रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वेक्टर क्या है, व्हीकल्स हैं जिसकी वजह से आप किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने बात की यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर्स की, तो क्लोनिंग वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं कि जो फॉरेन डीएनए को, जिस भी डिजायरेबल डीएनए को हम किसी के अंदर इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, तो ये क्लोनिंग वेक्टर उसको कैरी कर सकते हैं और कैरी करने के बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर कैन कैरी फॉरेन डीएनए सेगमेंट, जो फॉरेन डीएनए को, डिजायरेबल डीएनए को, जो हमारा डिफेक्टेड पीस था जिसको हम निकाल के रिप्लेस करना चाह रहे थे, उस डीएनए को कैरी कर सकता है। कैरी करने के साथ साथ उसको रेप्लिकेट भी कराता है। उस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उसको रेप्लिकेट भी कराता है। किसी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके नंबर को, उसकी कॉपी को भी इंक्रीज करता है। तो क्लोनिंग वेक्टर होस्ट सेल में जाने के बाद उसको रेप्लिकेट भी कराता है, उसके नंबर को भी क्या कराता है, उसकी कॉपी को भी इंक्रीज कराता है। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर जो है मे बी टू टाइप्स के हो सकते हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं। फर्स्ट इज द प्लाज्मिड। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मिड क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जिस तरह से एक बैक्टीरियल सेल होती है, बैक्टीरियल सेल के अंदर एक तो उसका क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ उस क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रहता है उसके अंदर। उस क्रोमोसोम के अलावा डीएनए प्रेजेंट रहता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है सेल्फ ऑटोनोमस रेप्लिकेशन की। उसको किसी की नीड नहीं है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी के अंदर जाके भी बिना बैक्टीरिया की परमिशन के भी क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। बिना किसी की परमिशन के भी उसको रेप्लिकेट करा सकता है, उसकी नंबर ऑफ कॉपी जो है वो इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, और जो सर्कुलर होता है, कैसा होता है, गोल होता है। तो प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच हैज ए कैपेसिटी ऑफ ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, साथ ही साथ वो सर्कुलर होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर का जो वेक्टर है जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरियोफेज भी एज ए क्लोनिंग वेक्टर की तरह हम यूज करते हैं, क्योंकि ये किसी भी सेल में जाके बहुत जल्दी अपनी नंबर जो कॉपी है उसको इंक्रीज करता है। तो इसकी यही क्वालिटी है कि ये बैक्टीरिया सेल के अंदर जाके अपने नंबर को एकदम बहुत जल्दी से बढ़ाना शुरू कर देता है। नंबर ऑफ जो उसकी कॉपीज हैं वो बहुत ज्यादा रहती हैं, इसीलिए हम इसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट हैज ए हाई कॉपी नंबर इन बैक्टीरिया सेल, जिसकी वजह से हम इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्लोनिंग वेक्टर हैं, जो व्हीकल ऑफ डीएनए हैं, जो डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, फॉरेन डीएनए को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर होने चाहिए जिसकी वजह से हम उसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। उसके लिए उसके अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए, तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, उसके फीचर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, ये प्लाज्मिड का ही डायग्राम है। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड है PBr322, इसको सबसे पहले आर्टिफिशियली बनाया गया था। सबसे पहले आर्टिफिशियली डेवलप जो प्लाज्मिड था वो PBr322 ही था। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, और कई बार 2 नंबर में, 3 नंबर में प्लाज्मिड का डायग्राम भी बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो हमने नेमिंग लास्ट क्लास में पढ़ी थी, किस तरह से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम ये देखेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या स्पेशल फीचर होने चाहिए जिसकी वजह से हम उसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर
यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि फॉलोइंग फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू द वेक्टर, कि ऐसे कौन से स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये वेक्टर को हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर विच वुड बी प्रेजेंट इन क्लोनिंग वेक्टर, इट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम ORI भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या मतलब है? ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर है वो क्या है? डीएनए ही तो है। जब वो किसी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो उसके क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जाके अलाइन होगा, और एक बार क्रोमोसोमल डीएनए के पास अलाइन होने के बाद वो क्या करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा। और अपने नंबर को बढ़ाने के लिए उसको पता होना चाहिए कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है। तो जब कोई भी डीएनए अपने नंबर को बढ़ाएगा, द्विगुणन करेगा, अपने आप को डबल करेगा, तो डबल करने के लिए जो उसका सबसे पहला इनिशिएशन पॉइंट होता है, जहां से उसको पता है कि मुझे रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करना है, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम ORI से भी डिनोट करते हैं। प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन 1 रहेगा, लेकिन यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये एक प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर है। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ORI लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ORI मीन्स कि इट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट इज द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। सेकंड आता है सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, सेलेक्टेबल, सेलेक्ट किए हुए मार्कर। तो हम ऐसे मार्कर्स का क्लोनिंग वेक्टर में हम ऐसे मार्कर्स का यूज करते हैं। इन मार्कर्स की हेल्प से हम ये देख पाते हैं कि जो हमारी सेल है वो ट्रांसफॉर्म्ड हुई भी है या नहीं है। तो ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल में हम क्या कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जैसे कि आपने किसी होस्ट के अंदर अपनी मर्जी की कोई भी जीन, कोई भी डीएनए को डाल दिया। ठीक है, आपके पास 2 होस्ट हैं, एक के अंदर आपने अपनी मर्जी का जीन, अपनी मर्जी का डीएनए डाला है, दूसरे के अंदर नहीं डाला है। तो जिसमें आपने अपनी मर्जी का डीएनए डाला है तो आपने डाल तो दिया, लेकिन आप उसको ये भी तो देखोगे कि वो डालने के बाद अपना इफेक्ट दिखा भी रहा है या नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो जो बदला भी है या नहीं बदला, जिसमें आपने रिकम्बिनेंट डीएनए डाला है वो चेंज हुआ भी नहीं हुआ, उसने इफेक्ट दिखाया भी या नहीं दिखाया। तो रिकम्बिनेंट डीएनए डालने के बाद बदल चुका है या फिर जो नहीं बदला है उसमें क्या डिफरेंस होगा, इसको हम सिलेक्टेबल मार्कर के आधार पर बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल देते हैं, जिसकी वजह से उस क्लोनिंग वेक्टर पे उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो पाता है। ऐसा प्लाज्मिड है जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी है, कि मतलब इस प्लाज्मिड को अगर किसी होस्ट के अंदर डाल दिया जाए तो अगर वो उसके क्रोमोसोम के साथ जाके अलाइन हो गया और वो सेल बदल गई होगी तो उस सेल के अंदर भी टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम ये पहचान पाएंगे कि सेल ट्रांसफॉर्म हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो मतलब एक सेल थी जिसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं था, वो टेट्रासाइक्लिन उसको दे रहे थे, बार बार मर जा रही थी। आपने अब एक प्लाज्मिड लिया जिसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस था कि उस पे टेट्रासाइक्लिन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपने उस प्लाज्मिड को उस होस्ट के अंदर डाल दिया। कुछ समय आपने बाद देखा कि जब आपने उस होस्ट को टेट्रासाइक्लिन दिया तो वो जिंदा था। इट मीन्स कि जो हमने क्वालिटी उसके अंदर डालना चाह रहे थे, हमने जब उसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया तो वो बदल गई। तो बदल गई तो इट मीन्स कि सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड, सेल बदल चुकी है, सेल के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए ने जाके अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो जो सेल बदल गई है, या अगर वो नहीं बदलती तो टेट्रासाइक्लिन से मर जाती, इसका मतलब कि वो डीएनए चला भी गया तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी होस्ट के अंदर आपने जो सिलेक्टिव डीएनए डाला है उसने उस सेल को जाके चेंज किया भी या नहीं किया। अगर चेंज कर दिया तो इसका मतलब वो सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है, और अगर चेंज नहीं किया इसका मतलब वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होती हैं वो एज ए सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज की जाती हैं, जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि हमारी सेल ट्रांसफॉर्म्ड हुई भी है या नहीं हुई है। जैसे हम इसमें एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ले सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ले सकते हैं, क्लोरोफेनिकोल रेजिस्टेंस जीन को ले सकते हैं, होस्टासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी एंटीबायोटिक जीन्स हैं, रेजिस्टेंस जीन है, जिसको हम एज ए सिलेक्टेबल मार्कर की तरह
यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एम्पिसिलिन जो है वो रेजिस्टेंस जीन है, ये भी एक तरह से सिलेक्टेबल मार्कर का काम कर रही है। तो सिलेक्टेबल मार्कर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आती है जो एज ए सिलेक्टेबल मार्कर का काम करती है, जो ये हमें मदद करती है कि सेल ट्रांसफॉर्म हुई भी है या नहीं हुई है, कि किसी मर्जी के डीएनए को डालने के बाद वो सेल बदली या नहीं बदली। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम एज ए सिलेक्टेबल मार्कर की तरह इस जीन्स को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग मतलब अपने नंबर को बढ़ा रहा है, अपने नंबर को बढ़ा रहा है, अपनी कॉपीज को इंक्रीज कर रहा है। तो हर प्लाज्मिड के अंदर एक पर्टिकुलर क्लोनिंग साइट होती है जहां से वो क्लोनिंग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ इस प्लाज्मिड में आप देख रहे हो, आपको ये बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट दिख रही है। ठीक है, तो ये बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है जहां पे किसी स्पेसिफिक प्लाज्मिड को कट किया जा सकता है। इसका मतलब वहां पे वो क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है। तो किसी भी प्लाज्मिड में, किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्लोनिंग साइट होती है जिसको रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पे वो रिकॉग्निशन करता है एंडोन्यूक्लियस और उस साइट को काट देता है, इसका मतलब वहां पे पर्टिकुलर क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है जहां पर क्लोनिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मिड में आपको बहुत सारी क्लोनिंग साइट दिख रही है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की स्पेसिफिक साइट दिख रही है जहां पर वो रिकॉग्नाइज करके रिकॉग्निशन साइट को क्या कर सकता है, कट कर सकता है। नेक्स्ट आता है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन ए प्लांट्स और एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर आप किस प्रकार के वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं जिसका यूज हम प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर करते हैं, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है जो प्लांट के अंदर यूज किया जाता है जिसको टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है 1 नंबर में या 2 नंबर में कि टीआई प्लाज्मिड क्या होता है। टीआई प्लाज्मिड जो होता है एक बैक्टीरिया होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, उसके अंदर टीआई प्लाज्मिड नाम का एक प्लाज्मिड पाया जाता है। इस प्लाज्मिड के अंदर ये क्वालिटी होती है कि जैसे ही ये प्लांट के अंदर जाता है, डाइकोट प्लांट जो होते हैं, डाइकोटिलेडन प्लांट्स को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है और उसके अंदर ट्यूमर कोज करता है, कैंसर कोज करता है। तो ये टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसके अंदर ये क्वालिटी है कि जब ये डाइकोट प्लांट के पास जाएगा तो उसको इन्फेक्ट करेगा और उसके अंदर ट्यूमर कोज करेगा। ठीक है, तो इस टीआई प्लाज्मिड को हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, इसकी वायरल पावर को निकाल देंगे जिसकी वजह से बीमारी हो रही थी, लेकिन हम इसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं। तो इसमें जो हम डीएनए भेजते हैं भर करके, इस प्लाज्मिड के अंदर हमने जो इसका पोर्शन था जो बीमारी कर रहा था, जिसकी वजह से ट्यूमर हो रहा था, उसको काट के निकाल दिया। उसके बाद इसके अंदर क्या डाल दिया, डीएनए डाल दिया जिसको हम किसी के अंदर डालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस डीएनए को बोलेंगे टी डीएनए। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वैसे देखा जाए तो ये क्या है, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस नाम के बैक्टीरिया में पाया जाता है जो उसके अंदर ट्यूमर कोज करता है और नॉर्मल सेल से उसको कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये प्लांट में यूज किया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है। ऐसे ही बात करते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में बहुत सारे वेक्टर हैं, पेप्लियोमा वायरस हो गया, रेट्रोवायरस हो गया, बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिसको हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। ये भी कैपेसिटी रखते हैं नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक। अगर हमने कोई डीएनए को किसी प्लाज्मिड में भर करके किसी होस्ट के अंदर डालना है तो हम ये देखते हैं कि उस डीएनए को जहां पे डालें वो डीएनए की वजह से प्लाज्मिड के किसी और पोर्शन को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक पोर्शन है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पाई जा रही है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस डीएनए को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, ये बाम H1 से इसको काट दिया। बाम H1 नाम के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज किया और उसकी रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करने के बाद बाम H1 ने अपने उस पोर्शन को काट दिया और वहां पे किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जहां पे आपने डीएनए इंट्रोड्यूस किया उस बाम H1 वाली साइट पे, वहीं पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नाम की जीन पाई जा रही थी। जब आपने बाहर से डीएनए को लाके उसी जगह पे इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये जो जीन थी ये क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई।
ठीक है, और इनएक्टिव हो गई, अब ये अपना काम नहीं कर पाएगी क्योंकि आपने उसकी जगह पे किसी और डीएनए को लाके रख दिया है, जिसकी वजह से इस एंटीबायोटिक का क्या हो गया है, इनएक्टिवेशन हो गया है। कैसे पता चलेगा कि भाई जो मैंने डीएनए डाला था वो गलत जगह पे डल गया है या ऐसी जगह पे डल गया है जिसकी वजह से उस जीन का इनएक्टिवेशन हो गया है, उस एंटीबायोटिक का इनएक्टिवेशन हो गया है? तो आप क्या करोगे, हमने एक सेल ली, उस सेल के अंदर हमने ये प्लाज्मिड डाला। हमें तो ये लग रहा था क्योंकि हमने जो प्लाज्मिड यूज किया है उसमें टेट्रासाइक्लिन नाम का जीन का रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को डाला। इस प्लाज्मिड को डालने के बाद हमने टेट्रासाइक्लिन नाम की जो एंटीबायोटिक थी इसको दी। हमें तो पता है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस है तो ये सेल जिंदा रहनी चाहिए, लेकिन जैसे हमने देखा ये प्लाज्मिड को इस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराया तो सेल तो मर गई। तो उस डीएनए के इंट्रोड्यूस होने से उस पोर्शन में उस एंटीबायोटिक के लिए क्या आ जाएगा, उस एंटीबायोटिक का इनएक्टिवेशन हो जाएगा, उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का इनएक्टिवेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आप उसको टेट्रासाइक्लिन दे दोगे तो वो सेल जो हो जाएगी वो मर जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थी अब डीएनए की इंट्रोड्यूस होने की वजह से वो सेल क्या हो गई है, वो सेल जो है उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेजिस्टेंस था वो खत्म हो गया, वो इनएक्टिव हो गई, जिसकी वजह से अगर आप उसको टेट्रासाइक्लिन दे रहे हो तो वो मर जा रही है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी इसी को बोलते हैं कि आपने इंसर्ट किया किसी डीएनए को, लेकिन इंसर्ट करते समय वो जो इंसर्शन था ऐसी जगह पे हो गया जहां पर कोई पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट थी जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रही थी, तो उस जीन का इनएक्टिवेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वालिटी एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर होनी चाहिए। तो ये जो क्लोनिंग वेक्टर है इसके अंदर कम अगर एंडोन्यूक्लियस की साइट कम है तो वो कम कॉम्प्लिकेटेड होगा। एक ही प्लाज्मिड के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती हैं तो वो प्लाज्मिड उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो किसी को काट रहे हैं, वहां पे जो जीन है वो हमारी इनएक्टिव हो सकती है। तो जितनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट रहती है उतना ही ज्यादा आपका प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो ये क्लोनिंग वेक्टर की क्वालिटीज थी, जिसमें सबसे पहले हमने देखा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से वो रेप्लिकेट कर पाता है। दूसरा, हम किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर को यूज करते हैं, वो इसलिए यूज किया जाता है जिसकी वजह से हम पहचान पाए कि सेल हमारी ट्रांसफॉर्म्ड हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके अंदर क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, उसके अंदर पर्टिकुलर क्लोनिंग साइट होनी चाहिए जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उस पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करके कट कर सकता है। ठीक है, और एनिमल्स और प्लांट्स के लिए हम किस किस तरह के वेक्टर का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाले पोर्शन पे आपने डीएनए को इंसर्ट कर दिया तो इस तरह से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी हो जाता है उस जीन का। ठीक है, तो नेक्स्ट इस क्लास में हम कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर हम अपने डिजायरेबल डीएनए को डाल सकते हैं, इन सब प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए, ठीक है।